नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अमेजिंग सी आज की मैथ्स की क्लास में। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर लक्ष्मी नारायण। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी टाइप्स ऑफ रिलेशन। मैं प्लस 2 के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूं। 11th क्लास में आप लोग मेनली रिलेशंस का डेफिनेशन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन ये सब कुछ पढ़ लेते हैं। तो इसका मैं 2-3 मिनट के लिए आपको रिकैप दूंगा और उसके बाद हम लोग अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिसके बीच में आइडेंटिटी रिलेशन आएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आएगा, सिमेट्रिक रिलेशन आएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन आएगा एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन आएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द टाइप एंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। जो ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। हर साल जेई के पेपर में लगभग पिछले 3-4 सालों से एक क्वेश्चन यहां से पक्का आ रहा है। तो आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है और मैं आपको ये पक्का विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप हमारे साथ अच्छे से जुड़ेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हम लोगों ने रिलेशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। रिलेशन क्या होता है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कहने का मतलब है कि अगर हम ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट बनाएंगे दैट विल बी कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसको हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल से सोचने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डज ही मीन टू से। देखिए, हमारे पास कोई भी एक सेट है, मैंने यहां पे ले लिया, दिस इज ए। इसके बीच में मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। फिर मैंने दूसरा सेट लिया दैट इज गिवन टू बी बी। मैंने उसको लिखा 2 3 4 5 6 7 और यहां पे मैं 10 भी लिख देता हूं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। हमने इसके बीच में एक रिलेशन डिफाइन किया आर। ठीक है, जो मैं ये बना रहा हूं आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, दैट इज सेट टू बी एरो डायग्राम। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करते हैं बाय द रिलेशन आर। और वो रिलेशन क्या है कि बी हमें तब मिलेगा जब हम लोग ए में 1 को ऐड करेंगे। जो ए हमारे पास है वो ए से आ रहा है और जो बी हमारे पास है वो बी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, चलिए 1 में अगर मैं 1 को ऐड करूंगा तो आपको मालूम है मुझे 2 मिलेगा। 2 में 1 को ऐड करेंगे 3 पे जाएगा, 3 में 1 को ऐड करेंगे 4 पे जाएगा, 4 में 1 को ऐड करेंगे 5 पे जाएगा, 5 में 1 को ऐड करेंगे 6 पे जाएगा और अगर 10 में 1 को ऐड करूंगा तो 11 पे जाएगा। लेकिन 11 तो बी में है ही नहीं है, तो ठीक है जी। तो रिलेशन को अगर मैं लिखना चाहूं तो रिलेशन में क्या क्या आएगा, तो रिलेशन में मेरे पास आएगा 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5, 6। ऑल दिस एलिमेंट्स विल कम इन आर। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताइए ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, देन यू विल से 6 एलिमेंट्स है सर। और अगर आपसे पूछे बी में कितने एलिमेंट है तो आप बोलते हैं सर बी में भी हमारे पास 6 एलिमेंट है। तो इसका मतलब अगर कोई पूछे कि मुझे ये बताओ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, तो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था 6 × 6 36 एलिमेंट्स आते हैं। अगर हम उनको लिख के देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, ऐसे 2 2 2 3 2 4। तो इस तरह से आप सारे एलिमेंट्स लिख सकते हैं। और अगर आप इन एलिमेंट्स को ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी का पार्ट होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, आप देख सकते हो ना रिलेशन में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। क्या ये 5 एलिमेंट्स इन 36 के बीच में से होंगे? ऑब्वियस सी बात है, होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो बिल्कुल इसके बीच में से तो दिख रहे हैं ना, इसके जैसे हैं, इसके बाहर से तो कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब हम लोगों को एक चीज समझ में आया कि रिलेशन क्या होता है। अगर सेट ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन एवरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी दैट विल बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। उसके बाद हम लोगों ने 3 डेफिनेशन पढ़ा था, डोमेन, रेंज और कोडोमेन का। ठीक है, पहले हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हमने क्या पढ़ा था, डोमेन का मतलब था कि फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट्स सेकंड सेट में जाके मिलेंगे दैट इज सेट टू बी डोमेन। कहने का मतलब अगर मैं ए को देखूं,
तो ए में कितने लोगों को इमेज मिल गया? 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स वहां पे जाकर दूसरे सेट में किसी ना किसी एलिमेंट से मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो हमारी डोमेन आएगी दैट विल बी 1 2 3 4 5। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, सबका पहला पहला एलिमेंट इकट्ठा कर लो। जैसे अगर मैं इसका पहला एलिमेंट देखूं 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हुआ? 1 2 3 4 5। और जो हमने पहले लाइन बोली थी वहां से भी यही आ रहा था। तो कहने का मतलब क्या था कि किसी भी रिलेशन की डोमेन का मतलब क्या है? किसी भी रिलेशन की डोमेन में वो सारे ए आएंगे सच दैट जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी हमारे पास है वो रिलेशन के बीच में है। कहने का मतलब रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं उन सबका पहला कंपोनेंट्स उठा के आप एक सेट बना दीजिए, दैट इज सेट टू बी डोमेन। और सिंपल लैंग्वेज में बोलना है तो हम ये कह सकते हैं कि पहले सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो दूसरे में जाकर किसी ना किसी से मिलते हैं, दूसरे में जाकर उनका इमेज है, दैट इज सेट टू बी द डोमेन। ठीक है जी। सेकेंड नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था रेंज के बारे में। रेंज का मतलब क्या था? रेंज का मतलब था बी के वो सारे एलिमेंट जो ए में जाकर किसी ना किसी एलिमेंट से मैच करते हैं, या कह सकते हैं बी के एलिमेंट्स की, बी के वो एलिमेंट्स जिनको ए में क्या मिलता है? प्री इमेज मिलता है, ये वहां पे जाकर ऐड किसी ना किसी से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो उसको हम रेंज कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि रिलेशन में जितने ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उनका जो सेकेंड कंपोनेंट है दैट इज सेट टू बी द रेंज। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है? 2 3 4 5 6। तो यहां देखिए 2 3 4 5 6, तो रेंज भी वही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? रेंज में वो सारे बी आते हैं सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन सबका जो सेकंड कंपोनेंट है उसको इकट्ठा करके सेट बना दिए, दैट विल बी द रेंज ऑफ द रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कोडोमेन। तो हम लोगों ने कोडोमेन के बारे में पढ़ा था क्या? ये जो कंप्लीट सेट बी होता है दैट इज सेट टू बी कोडोमेन। ठीक है, तो जो कंप्लीट सेट बी होगा वो कोडोमेन होगा। सर हमने छोटी सी चीज और भी पढ़ा था, आपको याद होगा ना? क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी रिलेशन में जो रेंज होती है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है। ये पढ़ा था ना? जो रिलेशन है उसके अंदर जो रेंज होगी वो कोडोमेन का हमेशा क्या होगी? सबसेट होगी। या तो रेंज कोडोमेन के बराबर होगा या फिर वो उससे कम होगा। ठीक है जी। उसके बाद हमने एक छोटी सी चीज और पढ़ा था कि कितने रिलेशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। हमने कहा मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है और मेरे पास जो दूसरा सेट है वो बी है, इसके बीच में मेरे पास 1 2 3 से लेकर m तक एलिमेंट है और इसके बीच में मेरे पास 1 2 3 से लेकर n एलिमेंट्स है। आपसे कहता है हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ए से लेकर बी के बीच में कितने रिलेशंस आप लोग डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, तो आपको मालूम है कि ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? m है। बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? वो n है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताओ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो हमें मालूम है, ये तो आसान है बिल्कुल, m इंटू n। फिर अच्छे से याद करके आप में से मुझे कोई बच्चा बताइए कि अगर एक सेट में n एलिमेंट है तो हम उसके कितने सबसेट बना सकते हैं? हमने पढ़ा था ना सेट थ्योरी में कि अगर एक सेट में n एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट आप बना पाएंगे? याद है आप लोगों को? यस। कितने बनाए थे? 2 रेज़ टू पावर n। अगर एक सेट में हमारे पास n एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर n। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ a क्रॉस b के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? दैट विल बी 2 रेज़ टू पावर m इंटू n। ऐसे ही होगा। और मैंने क्या बोला? जितने सबसेट होते हैं वो तो सारे के सारे रिलेशंस होते हैं। इसका मतलब रिलेशंस कितने बनेंगे? द नंबर ऑफ रिलेशंस दैट विल बी 2 रेज़ टू पावर m इंटू n। तो हम यहां से लिखेंगे द नंबर ऑफ रिलेशंस दैट विल बी 2 रेज़ टू पावर m इंटू n। ठीक है, तो अगर आप मुझे इस क्वेश्चन में बताओ, अगर a में हमारे पास 6 एलिमेंट है, b में हमारे पास 6 एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट हुए? 6 इंटू 6 36 हो गया। कितने सबसेट बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर 36। कितने रिलेशंस बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर 36, क्योंकि आपने सिखाया
जितने भी सबसेट होंगे वो सारे के सारे रिलेशन होंगे ए से लेकर बी तक। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछेगा मुझे ये बताओ यहां पर नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, दैट विल बी 2⁻36। ठीक है, ऐसा सारी की सारी चीज आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि रिलेशन, जो सबसे पहला रिलेशन हमारे पास आता है दैट इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन। पहले एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद हम इसका डेफिनेशन लिखने वाले हैं। देखिए, मैंने मान लिया मेरे पास एक सेट है ए और फिर मेरे पास दूसरा सेट है ए। हमने बोला इसके बीच में मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसमें मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 और मैंने एक रिलेशन डिफाइंड किया ए से ए। अब इसको कह सकते हैं आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, दैट इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन। दैट इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन कब? इफ ईच एंड every element of A, if each and every element of A is related to itself and only to itself, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग क्या हुआ? 1 से रिलेट करता है, 2 से रिलेट करता है, 3 से रिलेट करता है, 4 से रिलेट करता है। हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करता है, लेकिन इसके अलावा ये किसी और से रिलेट नहीं कर सकता। कहने का मतलब जो 1 है वो 2 से रिलेट नहीं कर सकता, जो 2 है वो 3 से रिलेट नहीं कर सकता। अगर वो रिलेट करता है, रिलेशन तो होगा क्योंकि वो A क्रॉस B का या A क्रॉस A का सबसेट है, परंतु वो क्या नहीं होगा, वो आइडेंटिटी नहीं होगा। ठीक है ना? तो आइडेंटिटी कब होगा? आइडेंटिटी तब होगा जब हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से क्या करता है, रिलेट करता है। दैट इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, सो दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। अगर आपसे पूछेगा कितने आइडेंटिटी रिलेशन बना सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है ना? नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A टू A टू A में कितने हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं? एक ही कर सकते हैं, क्योंकि 1 1 पे जाएगा, 2 2 पे जाएगा, 3 3 पे जाएगा, 4 4 पे जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम लोग एक, जब मैं इसको लिखूंगा ना तो मैं ये यूज करूंगा, इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं 4 ऑल। 4 ऑल लिखने के बजाय हम लोग उल्टा ए बना देते हैं, दैट मीन्स 4 ऑल। ठीक है, चलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन को पढ़ते हैं। बच्चे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और आइडेंटिटी रिलेशन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझना। फिर मैं आपसे पूछूंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, आपसे कहता है ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए, ऐसा भी लिख सकता है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, ऐसा भी लिख सकता है इन सेट ए, सबका मतलब एक ही होता है। ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। If for all A belongs to A, that implies ordered pair AA must belongs to R. जितने भी एलिमेंट हमारे पास A में है उन सब के लिए ऑर्डर्ड पेयर A, A R में बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट करना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरे पास एक सेट A है, मैंने लिखा 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स इसके बीच में है। देन R इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन A। जो R है वो एक रिलेशन है जिसको हमने सेट A पे डिफाइन किया है। कौन सा रिलेशन है ये नहीं पता, बस ये है कि जब हमने रिलेशन डिफाइन किया उसके बाद जो पिक्चर में आया दैट इज 1 1 1 2 2 3 2 2
3,3, 3,4 एंड दिस इज 4,4। ये एक रिलेशन है। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं क्या सच में रिलेशन है, देन यू विल से ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए क्रॉस ए निकालूंगा तो आर उसका सबसेट है, तो देन ऑब्वियस सी बात है आर एक रिलेशन है। पेपर में आपको चेक नहीं करना है, ऑलरेडी आपको रिलेशन ही मिलेगा। आपको चेक क्या करना है, यू हैव टू चेक वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। ठीक है, तो ये सारे सवाल बहुत आसानी से होते हैं अगर आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से आते हैं। डेफिनेशन को पकड़ लीजिए, सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। हमने क्या बोला, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए में जितने भी एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है, मैं गया 1 पे तो मैंने देखा ऑर्डर पेयर 1 1 प्रेजेंट है। मैं गया 2 पे, ऑर्डर पेयर 2 2 प्रेजेंट है। मैं गया 3 पे तो ऑर्डर पेयर 3 3 प्रेजेंट है। और मैं गया 4 पे तो ऑर्डर पेयर 4 4 प्रेजेंट है। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स मेरे पास ए में है उनके रिलेटेड कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर्स ए आर में प्रेजेंट है। That means that is said to be identity relation. Sorry, that is said to be reflexive relation. Identity नहीं है, क्योंकि identity और reflexive में क्या डिफरेंस है। Identity में ये फालतू की चीजें नहीं आती है, जैसे 1 2 से भी मिल रहा है, 2 3 से भी मिल रहा है, 3 4 से भी मिल रहा है, तो identity में ऐसा नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव में ऐसा हो सकता है। रिफ्लेक्सिव में कहता है खुद से मिलना चाहिए, बाकी जो जिससे मिलता रहे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए बी सी, मैंने इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया। रिलेशन डिफाइन करने के बाद मेरे पास आया ए कोमा बी, बी कोमा बी, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। फिर मैंने आपसे पूछा बताइए क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। आपने बोला हम तो डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है, जितने भी एलिमेंट ए में है, तो सबसे पहले मैं ए में जाऊंगा। जब मैं ए में गया तो मैंने देखा ए था तो ऑर्डर पेयर ए प्रेजेंट था, बी था तो ऑर्डर पेयर बी प्रेजेंट था, सी ए में है परंतु ऑर्डर पेयर सी आर में नहीं है। इसका मतलब सी ए में है लेकिन सी का ऑर्डर पेयर आर में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। जो आर हमारे पास होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं इसके ऊपर हम लोग। देखिए जो सबसे पहला एग्जांपल है उसमें क्या कहता है, आर इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। 3 रिलेशन हमें दिया है। सबसे पहले रिलेशन में क्या कहता है, ए लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, ए जो है वो लेस देन इक्वल टू बी है। अब आपको कहोगे सर ये तो आप धोखा कर रहे हो, पहले आपने हमें नंबर दे दिए, अब हमें सेट के जाल में उलझा रहे हो। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन में फोकस करना है। डेफिनेशन पकड़ में आ गया तो सवाल हो जाएगा। डेफिनेशन में क्या था, डेफिनेशन में था जितने भी ए में है उनके कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर ए आर में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताओ इस रिलेशन को मैंने कहां डिफाइन किया, रियल नंबर के ऊपर। अब आपके माइंड में जो भी रियल नंबर आता है ना उसको सोच के देखिए, है ना। बहुत सारे रियल नंबर होते हैं, जैसे सर मान लो मैंने एक रियल नंबर लिया -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक चीज का ध्यान रखना, जब हम प्रूफ करते हैं तो हम कभी एग्जांपल नहीं देते हैं, हमें जनरल प्रूव करना पड़ता है। बट इससे हमें सोचने का ना आइडिया मिल जाता है कि हमें क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। जैसे मैंने लिया -2 रियल नंबर है, अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा क्या -2 रिलेशन में है। अगर मैं ये चेक कर पाऊं तो मैं ये कह सकता हूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की मुझे होप हो सकती है कि वो हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या ये रिलेशन में जाएगा। रिलेशन में कौन जाता है, रिलेशन में वो जाता है जिसमें पहला कंपोनेंट या तो दूसरे से छोटा है या उसके बराबर है। ठीक है, अब देखो जो -2 है वो -2 से छोटा या बराबर होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। इसका मतलब -2 आर में जाएगा। सर -2 क्या, ये तो आप कोई भी ले लो सब जाएगा। क्या 3 से छोटा होता है, छोटा तो नहीं होता, बराबर होता है। तो इसका मतलब 3 आर में जाएगा, 4 आर में जाएगा ना, क्योंकि 4 से छोटा नहीं है बट बराबर तो है ना। वी कैन से 4 इज नॉट लेस देन 4 बट दैट इज इक्वल टू 4। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैं ये कह सकता हूं जितने भी रियल नंबर हैं हर रियल नंबर अपने आप के लेस देन और इक्वल टू होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ए मेरे पास आर में बिलोंग करेगा, और अगर आर में बिलोंग कर गया तो मैं ये कह सकता हूं मेरा जो रिलेशन होगा दैट इज
रिफ्लेक्सिव है ना, वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब इसको सोच के देखिए, ए बी को डिवाइड करे, मुझे बताओ क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? अगर ए ने बी को डिवाइड किया तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा क्या? देख सकते हैं सेम बिल्कुल। किसके ऊपर है? रियल नंबर के ऊपर। मैंने मान लिया 5 मेरा रियल नंबर है। अब माइनस भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं, बट जीरो जीरो को डिवाइड नहीं करता, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, हमने 5 ले लिया, रियल नंबर है। अगर मुझे रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो उसके लिए मुझे चेक करना है क्या 5,5 आर में जाएगा। आर में कब जाता है? जब पहले वाला दूसरे वाले को डिवाइड करता है। तो क्या 5 5 को डिवाइड करेगा? ऑब्वियस सी बात है, 5 तो 5 को डिवाइड करता है। सर क्या सारे करेंगे? बिल्कुल सारे करेंगे, जीरो को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि जीरो जीरो को डिवाइड नहीं करता है। तो हमने क्या बोला? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर रियल नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। और अगर डिवाइड कर गया तो मैंने बोला ए किस में आएगा? ए आर में आएगा। और अगर आर में आ गया तो मैं कह सकता हूं आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, जो आर होगा रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में कहते हैं ए बी से बड़ा है। इसको सोचिए। ठीक है, मैंने ले लिया -3 रियल नंबर। सर आपको कैसे पता लगता है? आप तो कुछ भी ले लेते हो, कभी -3 ले रहे हो, आपके दिल में जो आया आप वो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है ना, अगर होगा तो वो सबके लिए होगा, और अगर एक भी केस में ट्रू नहीं हुआ तो हम कह देंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है वो। -3 आर में है तो मुझे चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन क्या है? ग्रेटर वाला। रिफ्लेक्सिव कब होगा? सर मुझे ये सोचना है क्या -3 रिलेशन में जाएगा। रिलेशन में कब जाते हैं? जब पहले वाला दूसरे वाले से बड़ा होता है। तो मुझे बताओ क्या -3 से ग्रेटर होगा? ऐसा तो नहीं होता, तो इसका ये नहीं हुआ। ये नहीं हुआ तो यहां नहीं जाएगा। चाहे बाकी सबके लिए हो जाए, इसके लिए नहीं है, किसी के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी रियल नंबर अपने आप से बड़ा कभी भी नहीं होता। इसका मतलब मैं कह सकता हूं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। जो आर मेरे पास है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की तरफ। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R on set A is said to be symmetric relation if ordered pair AB belongs to R. That must imply ordered pair BA must belongs to R for all ABC belongs to A. बहुत लॉजिक है। पिछली बार मैंने for all ABC ऊपर लिखा था, इस बार मैंने for all ABC नीचे लिखा है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, मैं समझाता हूं क्या है। हमें यह दिया होगा कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर AB R के बीच में है। आपको उसका रिवर्स चेक करना है क्या बीए भी आर में है। और ये नीचे क्यों लिखा है उसका मतलब मैं अभी समझा रहा हूं। मान लो मेरे पास एक सेट है 1 2 3, मैंने उसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया। रिलेशन क्या है? 1, 1, 2, 1, 1, 2। अब आपसे पूछा गया क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक का मतलब क्या है? डेफिनेशन क्या कहती है? अगर ए बी आर में है तो हमें उसका रिवर्स चेक करना है। इसका मतलब अगर 1 1 आर में है तो इसका रिवर्स क्या हुआ? इसका रिवर्स 1 1 नहीं हुआ, वो तो आर में है। 2 1 का रिवर्स क्या है? 1 2। 1 2 का रिवर्स क्या है? 2 1। वो इसके बीच में प्रेजेंट है। इसका मतलब जितने भी ऑर्डर पेयर ए बी आर में आ रहे हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग बी ए भी आर में आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाला रिलेशन कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। अब सर इसका मतलब क्या है? ये नीचे क्यों लिखा है? अब आप ये नहीं कहेंगे कि सर इसमें 2 3 नहीं आ रहा, इसके बीच में 1 3 नहीं आ रहा। हमें जो रिलेशन दिया हुआ है उसके बीच में जो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं उनके कोरस्पॉन्डिंगली हम लोगों को बीए चेक करना है। देन वी से दैट रिलेशन इज सिमेट्रिक। तभी मैंने इसको ऊपर नहीं लिखा। अगर मैं इसको ऊपर लिखता तो इसका मतलब सब आने चाहिए। जब मैं इसको नीचे लिख रहा हूं तो इसका कहने का मतलब है रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं उनका रिवर्स बीए जो ए है वो भी आर में आना चाहिए। जैसे हमारे पास 3 3 है, अगर मैं इसकी बात करूं तो 3 3 का रिवर्स क्या होगा? अगेन 3 3 होगा। तो इसका ये वाला रिलेशन भी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। उसके बाद थर्ड वाले में देखते हैं 2 3 आर में प्रेजेंट हमें दे रखा है। अब हमें क्या चेक करना है? क्या 3 2 है? यस सर 3 2 है। 3 2 का रिवर्स क्या है? 2 3, वो भी प्रेजेंट है। सर इसके पीछे 1 2 भी है, तो 1 2 आर के बीच में है,
लेकिन 2,1 हमारे पास आर के बीच में नहीं है, इसलिए ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। कहने का मतलब अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर में है तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली बी कोमा ए को भी आर में आना पड़ेगा। ठीक है, हम तीन हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल था आर इज ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी। अब हम लोगों को यह सोचना है कि रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है ना, तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है ऑर्डर्ड पेयर ए बी किसके बीच में होना चाहिए? आर में होना चाहिए। तो कहने का मतलब पहले आप ऐसे दो रियल नंबर छांट के लेके आओ जो रिलेशन में जाएंगे। ऐसे दो रियल नंबर छांटो जो एक दूसरे से छोटा या उसके बराबर होता है। मान लीजिए मैंने ले लिया 5 और 6। अब मुझे बताइए क्या 5,6 आर में होगा? ऑब्वियस सी बात है होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि पहला कंपोनेंट या तो दूसरे से छोटा है या उसके बराबर है। अगर मुझे सिमेट्रिक चेक करना है तो उसका मतलब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? मुझे चेक करना पड़ेगा क्या 6,5 आर में आएगा। तो आप कह सकते हैं 6,5 आर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 6 5 से कभी भी छोटा या उसके बराबर नहीं होता। इसका मतलब ये वाला रिलेशन क्या नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये सिमेट्रिक है तो सबके लिए होना पड़ेगा। अगर हम लोग एक भी एग्जांपल ऐसा ढूंढ पाए जिसमें नहीं होगा, दैट मींस ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो पहले वाला तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। अगले की बात करते हैं। ए बी को डिवाइड करता है। ऐसे दो नंबर छाटिए जिसमें ए बी को डिवाइड करता है। मान लीजिए मैंने ले लिया एक 2 ले लिया, एक मैंने 4 ले लिया। 2,4 आर में हैगा ना? क्यों? क्योंकि 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है। क्या इसका उल्टा होगा? क्या 4 2 को डिवाइड करेगा? तो आप कहेंगे 4 तो 2 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब 4,2 आर में नहीं आया। इसका मतलब ये वाला रिलेशन भी सिमेट्रिक नहीं हुआ, है ना? कैसे होगा सिमेट्रिक बताओ? ठीक है जी, तीसरे वाला एग्जांपल छाटिए। तीसरे वाला सोच के देख लो। मैंने ले लिया 3 और 2। 3 और 2 आर में है, 3 2 से बड़ा है। अगर मुझे इसको सिमेट्रिक दिखाना है तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे देखना पड़ेगा 2,3 आर में है कि नहीं। तो मुझे बताओ क्या 2,3 आर में होगा? कैसे होगा, है ना? क्योंकि 2 तो 3 से बड़ा ही नहीं है, क्योंकि रिलेशन में तो वो जाता है ना जो बड़ा होता है। इसका मतलब ये वाला रिलेशन भी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो बड़े सेट के ऊपर हम लोग एग्जाम्पल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल ट्री होता है, फिर हम सोचते हैं क्या सबके लिए सही है, और अगर वो सबके लिए सही है तो सिमेट्रिक होगा, अगर वो सबके लिए सही नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन पे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन। A relation R on set A is said to be transitive relation if हम लोगों को ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर में है, ऑर्डर्ड पेयर बी सी आर में है, देन उसके कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा सी भी आर में होगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब क्या है? बी बी जहां से पहले वाला खत्म होगा अगले वाला वहीं से शुरू होना चाहिए। तो पहले वाले का फर्स्ट और सेकंड वाले का लास्ट वो आर के बीच में होना चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूं जितने ऑर्डर पेयर हमें आर में दिए होंगे सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए चेक करना है। आपके दिमाग में कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि जो नहीं आया वो होगा या नहीं होगा। उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ उन ऑर्डर पेयर में है जो हमारे पास आर के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी एक सेट ए है 1 2 3, हमने उसके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया 1, 2, 2, 1, 1, 1। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो हमने सबसे पहले क्या देखना है? जो 1 से एंड होते हैं और 1 से स्टार्ट होते हैं। ये 1 से एंड होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। 1, 1 है ना? 1, 1 है, 1, 2 है। तो कोरस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए? 1, 2। क्या वो आर में है? यस सर। इसके अलावा कोई और तो नहीं है ना? ठीक है जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो 2 से एंड होते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं। ये 2 से एंड है, ये 2 से स्टार्ट है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए? 1, 1। क्या वो आर में है? यस सर। बस प्रेजेंट है सबके सब। तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। आप नेक्स्ट वाले को चेक कर सकते हैं। 2 2 तो क्या होना चाहिए? 1, 1 प्रेजेंट है ना? 2, 1, 1, 1 तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए? 2, 1 वो हैगा। 2, 2 आर में है, तो इसका ये वाला रिलेशन भी कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन है।
आप इसको पिछले वाले 3 एग्जांपल्स पे देखिए जो हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक सब में चेक किया था। हमने बोला था ए लेस देन इक्वल टू बी। आप सोच के देखिए ट्रांजिटिव में क्या होगा, ए कोमा बी आर में है, इसका मतलब ए की वैल्यू बी की वैल्यू से छोटी है। बी कोमा सी आर में है, इसका मतलब बी की वैल्यू सी की वैल्यू से छोटी है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ए सी से छोटा या बराबर होगा? ऑब्वियस सी बात है ना। 2 4 से छोटा है, 4 6 से छोटा है, तो क्या 2 6 से छोटा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन कैसा होगा? ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। सही है। सेम ए डिवाइड्स बी में 2 4 को डिवाइड करता है, 4 8 को डिवाइड करता है, तो क्या 2 8 को डिवाइड करेगा? यस सर। तो इसका ये वाला रिलेशन कैसा रिलेशन है? ये वाला रिलेशन भी सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास था ए बी से बड़ा है। हमने बोला 5 3 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, तो क्या 5 1 से बड़ा नहीं होगा? यस सर। तो 5,1 किस में जाएगा? आर में जाएगा। क्या सबके लिए होगा? ऑब्वियस सी बात है ना। राम श्याम से बड़ा है, श्याम मोहन से बड़ा है। सही है। तो राम क्या मोहन से बड़ा नहीं होगा? क्या होगा। तो इसका ये वाला रिलेशन कैसा होगा? ये वाला रिलेशन भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब ना इस वाले रिलेशन में एक बहुत मजे की बात है। वो मजे की बात क्या है, अगर जितने भी रिलेशन ऑर्डर पेयर हमें रिलेशन में दिए हुए हैं, अगर हम उसके लिए चेक ही ना कर पाए कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, मतलब हमें सफिशिएंट ऑर्डर पेयर नहीं दिए हुए हैं, तो हम उसको ट्रिवियली बोलते हैं दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। कहने का मतलब क्या है, जैसे 1 2 3 एक सेट है, मैंने इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया, वो रिलेशन क्या है? 3,3। अब अगर मुझे ट्रांजिटिव चेक करना है, उसके लिए मुझे 2 चीजें चाहिए होती है ना, क्या क्या? ए बी बी सी। अब इससे मुझे एक ऑर्डर पेयर दिया है, दूसरा दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब मुझे इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रिवियली है कि ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो कहने का मतलब अगर रिलेशन में हमें ऑर्डर पेयर ना दी हो, सारे के सारे हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है। जैसे इसमें 1,2 आर में है, 1,3 आर में। अब हमारे पास वो ऑर्डर पेयर नहीं है ना जो 2 से स्टार्ट है ना, 2 से एंड वाला है बट 2 से स्टार्ट वाला नहीं है, 3 से एंड वाला है, 3 से स्टार्ट वाला नहीं है। तो इसका ये रिलेशन कैसा है? ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसको ध्यान से देखिए, ये गड़बड़ कर सकता है। क्यों गड़बड़ कर सकता है? क्योंकि इसमें 1,2 दे रखा है, 3,1 दे रखा है। इसका मतलब 3,1 आर में है, 1,2 आर में है। इस हिसाब से 3,2 को आर में होना चाहिए था, परंतु वो नहीं है। और अगर नहीं है तो मैं कह सकता हूं ये वाला रिलेशन मेरे पास ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास है दैट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R on set A is said to be anti-symmetric relation if हमें दिया है कि AB ऑर्डर पेयर R में है, BA ऑर्डर पेयर भी R में है, then A must be equal to B। कहने का मतलब अगर AB भी R में है, BA भी R में है, तो A और B को इक्वल होना पड़ेगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। R is a relation defined on the set of integers defined by AB belongs to R, A is less than equal to B। अब आपसे कैसे चेक करके बताओ ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं। हमें क्या दिया डेफिनेशन में? ए बी आर में है, इसका मतलब A लेस देन इक्वल टू B है। बी ए बी आर में है, इसका मतलब B लेस देन इक्वल टू A। अब ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करेगा? A इज इक्वल टू B। A लेस देन इक्वल टू B है, B लेस देन इक्वल टू A। इसका मतलब क्या हुआ? A B के बराबर है। इसी तरीके से अगला एग्जांपल है ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द पावर सेट। एक सेट एक्स है, उसके पावर सेट पे डिफाइन किया है कि ए बी आर में जाएगा अगर ए बी का सबसेट होगा। इसी तरीके से अगर मैं चेक करूं, बी ए आर में जाएगा अगर बी ए का सबसेट होगा। ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए बी के बराबर है। तो कहने का मतलब ये दोनों रिलेशन हमारे पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होंगे। ठीक है जी। टाइम कम है थोड़ा सा। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होते हैं, दैट इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है। अभी के लिए आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ इनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। कई बार
जेई के पेपर में यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। 2015 में क्वेश्चन आया था, किसी एक सेट की कार्डिनलिटी n है तो उसके अंदर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस डिफाइंड विल बी 2 रेज़ टू पावर n इंटू n माइनस 1। सिमेट्रिक रिलेशन विल बी 2 रेज़ टू पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ 2 रेज़ टू पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2। अगर एक सेट में 0 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन विल बी 1। अगर एक एलिमेंट है तो 2, 2 एलिमेंट है तो 13, 3 एलिमेंट है तो 171 और 4 एलिमेंट्स है तो 3994 जो है रिलेशन ट्रांजिटिव हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये कहां से आया है अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बताएंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए।